बैक्टीरियोलॉजी ऑफ वाटर पढ़ने जा रहे हैं। यह चैप्टर ना है तो बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको बड़ा मजा आएगा। आप कहोगे कि सर हम बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, हमें समझ में आ रहा था। हम इसके बाद सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे, वह भी हमें समझ में आ रहा है। लेकिन आप जो यह बात कह रहे हैं कि हम वाटर की बैक्टीरियोलॉजी पढ़ें, ये हमारे लिए क्यों जस्टिफिकेशन है वाली बात तो नहीं हुई। ये हमारे लिए कैसे जस्टिफाएंगे? भाई वाटर हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हम मिल्क हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, एयर हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, एयर पॉल्यूशन वाले समझे, फूड हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है। वी डायग्नोस द पीपल, वी डायग्नोस द ह्यूमन। तो क्या ह्यूमन वाटर कंज्यूम नहीं करता? तो क्या ह्यूमन मिल्क कंज्यूम नहीं करता? तो क्या ह्यूमन एयर कंज्यूम नहीं करता? तो क्या ह्यूमन फूड कंज्यूम नहीं करता है? सपोज दैट हम किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, हम जहां रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर एक वाटर फिल्टर लगा हुआ है। वह वाटर फिल्टर हमने आगे पढ़ा ना, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर भी पिछले क्लास पेस्टलाइजेशन वाले में हमने पढ़ा। वह वाटर फिल्टर से जो पानी आ रहा है, जो पर डे लोग हमारी सोसाइटी के लोग पी रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं भी पी रहा हूं, आप भी पी रहे हो, जो इस सोसाइटी में रह रहे हैं सब लोग पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उस पानी को। उस पानी में जो वाटर फिल्टर लगा है वो वाकई में वाटर फिल्टर वर्क कर रहा है? उससे बैक्टीरिया फिल्टर होकर के तो नीचे नहीं आ जा रहे हैं? इसको कौन चेक करेगा? भाई उस वाटर में बैक्टीरिया तो नहीं है, जो हवा ले रहे हैं वो हवा कंटामिनेटेड तो नहीं है, जो मिल्क खा रहे हो मिल्क में बैक्टीरिया तो नहीं है, जो फूड कंज्यूम कर रहे हो वह कंटामिनेटेड तो नहीं है। ये सब चेक करने की जिम्मेवारी हमारी है और हम इसको भी चेक करते हैं। हाँ, अगर हम कॉमन लैबोरेटरी की बात करें तो वहां हमारे सब नहीं आता है, लेकिन जब आप हाई स्टैंडर्ड लैबोरेटरी में जाएंगे वहां ये सब चेक होता है, सबकी क्वालिटी चेक होती है। तो इसलिए हमें वाटर की बैक्टीरियोलॉजी करना जरूरी है कि उस वाटर में बैक्टीरिया फ्री है वह वाटर की नहीं। अब जो हम पानी पीते हैं बच्चों, द वाटर शुड बी क्लियर एंड कलरलेस। वी नो एवरीवन कि जो हम पानी पीते हैं, दैट वाटर शुड बी क्लियर एंड कलरलेस विद प्लीजेंट। जो पानी हम पीते हैं वह क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, और प्लीजेंट मतलब पिए तो बड़ा ही मजा आए, बड़ा आपको अच्छा लगे, यानी उसका टेस्ट सही होना चाहिए, यानी कि उसका टेस्ट एंड स्मेल सही होना चाहिए, तभी आप उस पानी को पी पाते हैं। हाँ, इतनी सी हम बात जानते हैं। बट यह पानी की पैरामीटर के लिए इनफ नहीं है कि पानी क्लीन हो, पानी साफ हो, पानी क्लियर है, पानी पीने में टेस्टी भी लग रहा है, इसका स्मेल और टेस्ट भी सही है, यह काफी नहीं है। That water should also free from the all pathogenic microorganisms as well as chemicals. जो आप पानी पी रहे हैं वह क्लियर है, कलरलेस है, पीने में अच्छा लग रहा है, टेस्टी है, कोई स्मेल नहीं है उसमें भद्दा। इसके साथ साथ जो है वह वाटर जो है पैथोजेनिक माइक्रो एज वेल एज कोई भी केमिकल सब्सटेंस, इन दोनों से भी फ्री होना चाहिए, यह दोनों भी उसमें नहीं होनी चाहिए। इट शुड ऑल्सो free from pathogenic microorganisms and chemical substance and chemical। जो हम पानी पी रहे हैं वह इंश्योर होना चाहिए कि ये सब तो है, सो है, रहना ही चाहिए। दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स कि भाई क्लियर, कलरलेस, प्लेजेंट है, लेकिन उसमें कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होना चाहिए जो हमें हार्म करे, उसमें कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जो हमारी बॉडी को हार्म करे। अगर ऐसा कोई वाटर है तभी हम जो है उस वाटर को मानेंगे कि हमारे लिए कंज्यूमेबल है। अब जो ये वाटर है, यह वाटर भाई कंटामिनेट कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि इन सब से जो है वो बचा हुआ होना चाहिए, सेफ होना चाहिए वाटर। लेकिन वाटर तो सेफ रह नहीं रहा है, तभी ना हमें उसको चेक करने की जरूरत पड़ रही, तभी ना हमें उसको जो है असिस्ट करने की जरूरत पड़ रहा है। कैसे हो सकता है कंटामिनेटेड? व्हाट इज द रीजन ऑफ कंटामिनेशन? कि जो वाटर है उसको कंटामिनेट होने का क्या जेन्युइन रीजन है? रीजन की हम बात करें तो हमारा हम ह्यूमंस एक मिनट, मेरे गले में आजकल बहुत ड्राइनेस हो रहा है। हम ह्यूमंस सुबह सो करके जगते हैं, सो रात तक जब सो ना जाए, दिन में जितने भी एक्टिविटी करते हैं ना, सब पॉल्यूशन फैलाने वाला ही करते हैं। कोई ऐसा सिंगल एक्टिविटी नहीं जो हम पॉल्यूशन ना फैलाएं, क्योंकि हम इतने टेक्नोलॉजिकल एरा में जी रहे हैं। कई सारे ऐसे वर्क हमारे हैं, दोज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू कंटामिनेट ऑफ द फूड, वाटर, मिल्क एंड एयर। कई सारे रीजन है जो वाटर को कंटामिनेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वाटर को कंटामिनेट करने के लिए वो है दैट इज द बायोलॉजिकल वेस्ट। कौन सा है? बायोलॉजिकल वेस्ट एंड बायोलॉजिकल
ऑर्गेनिजम्स। कैसे आपका वाटर कंटामिनेट है वो हम मान सकते हैं? कई सारे हम जो है टेस्ट लगाते हैं, कई सारे कंपनियां जो है वो फर्टिलाइजर उत्पादन करती है। ये सभी क्या है? ये सभी जो कंपनियां उत्पादन कर रही हैं, उत्पादन करने के बाद उनके जो वेस्ट निकलते हैं वो हम कहाँ जाते हैं? सीधे निकला और निकल करके मिल गया नाले में। ये हो गया बायोलॉजिकल वेस्ट। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट, कोई वायरस, उस अगर वाटर में मिक्स्ड है तो वह जो है वाटर क्या हो जाएगा? कंटामिनेट हो जाएगा। तो पहला बायोलॉजिकल वेस्ट या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से जो है वह केमिकल वह जो है वाटर कंटामिनेट हो सकता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्री में काम करते हैं प्रोडक्शन के लिए, कई सारे इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन का ही काम करती है। तो कोई भी काम जो कर रहा है, चाहे गाड़ी बना रहा हो, चाहे बिस्किट बना रहा हो, चाहे नमकीन बना रहा हो, कोई चावल की फैक्ट्री है, कोई नमकीन की फैक्ट्री, कुछ भी बना रहा हो, उन सब से जो है वेस्ट निकलता है और वो सब के सब पानी में मिक्स होता है, पानी को कंटामिनेट करता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन वेस्ट। क्या? ह्यूमन वेस्ट। भाई आजकल तो अच्छा हुआ कि भाई कई सरकारें आती है जाती है, खराब काम भी करती है, अच्छी काम भी करती है, तो कुछ अच्छे काम की चर्चा भी होनी चाहिए। तो आजकल तो अच्छा हुआ मोदी जी आए तो कम से कम लोगों को यह जरूर सिखाया, 14 साल में बहुत काम हुए, बहुत नहीं भी हुए, लेकिन एक काम बहुत अच्छा हुआ कि लोगों को कम से कम शौचालय जाना जरूर सिखा दिए। पता है लोग लोटा लेके सुबह जाते थे खेत में, वह हमारे लिए शर्म का तो पार्ट था ही था, हमारे कम्युनिटी इन्फेक्शन का भी पार्ट था। मैंने आपको, हम सब तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हम सब इस बात से एग्री कर सकते हैं कि हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन और पैरासाइट्स में पढ़े कि मोस्ट ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो है दे आर देयर एग्स, लार्वा, सिस्ट एंड द एडल्ट वर्म आर एक्सक्रेटेड थ्रू द स्टूल। जब हम उनको एक्सक्रीट करते हैं तो भाई बाहर हम पहले शौचालय जा करते थे, मिट्टी में किया करते थे, वो सभी एक कई सालों तक मिट्टी में सर्वाइव करता है। पानी आया, बाढ़ आया, वो बहा करके बरसात में खेतों तक ले गया। खेत में क्या है, हम सारे खाने वाली सब्जियां उपजाते थे, उनके पत्ती पर, उनके पत्तियों पर, उनके फ्रूट्स पर, उनके फल पर आते थे और हमारे अंदर जाते थे, हमको पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्रिएट करते थे। ये कोई कम्युनिटी के लोग समझने के लिए तैयार नहीं था। हम तो नेचुरल हवा में जाते हैं। वो जो शौचालय बना ना, कम्युनिटी इन्फेक्शन कम हो गए पैरासाइटिक, और कई दशकों तक इंपैक्ट डालेगा कम होने के लिए। खैर जो पहले गए हुए हैं पैरासाइट्स के एक होगा वो तो एग्जिस्ट कर ही रहे, 10-20 साल 50 साल जितने कर सकते वो तो इंपैक्ट डालेंगे ही, वो तो इन्फेक्शन करेंगे। लेकिन अब जो लोग नहीं जा रहे हैं उसका इंपैक्ट होता है। तो ह्यूमन वेस्ट जो है ये तो हुआ। दूसरा ह्यूमन वेस्ट कि कई सारे ऐसे ह्यूमंस जो हैं वो, जैसे अभी आसाम में फ्लूड आया हुआ, बाढ़ आया हुआ है, तो कई लोग बह करके जो है उसमें डेथ हो गई, वो तो सड़ेंगे, उसके साथ जो है वो बह जाएंगे, तो ह्यूमन वेस्ट हो गया। वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है। दूसरा एनिमल वेस्ट होता है। दूसरा एनिमल वेस्ट, भाई एनिमल के भी जो है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स सारे अगर वाटर में मिक्स हो रहे हैं, ये सब जो है कुल मिलाकर के वाटर को, पानी को पॉल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में आप फर्टिलाइजेशन भी रख सकते हो, फर्टिलाइजेशन को भी आप रखिए। जो हम इतने हाई लेवल पर फर्टिलाइजेशन अभी हम यूज कर रहे हैं अपने खेतों में, हम ऑलमोस्ट लोग किसान के हैं। सर साउंड फटा फटा आ रहा है, गूंज रहा है, अरे यार एक बार देख लेता हूँ। अब देखो अब कैसा आ रहा है। तो ये सारे जो वेस्ट है वो फर्टिलाइजेशन जो हम लोग यूज करते हैं, फर्टिलाइजर जब हम खेतों में डालते हैं तो खेत में डालने के बाद फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर वो केमिकल है, यूरिया होता है। एंड यूरिया इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। हम सभी जानते हैं हमारे बॉडी के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट है। भले वो प्लांट्स के लिए जो है वो फर्टिलाइजर का काम कर, लेकिन है तो वेस्टेज मटेरियल ही, वो पानी में जाकर मिक्स होता है। बरसात में बारिश होता है ना, वो फर्टिलाइजर फिर वो सीवेज करके वो आपके चला जाता है, जो अर्थ वाटर है उसमें मिक्स होता है। अर्थ वाटर के थ्रू जब वो वाटर आता है तो आप तक मोस्ट ऑफ उसके ट्रेसेस आ जाते हैं, वो केमिकल्स आ जाते हैं, वो जो है वो वाटर को कंटामिनेट करता है। तो इतने सारे कुछ रीजन्स जो हैं वो वाटर को कंटामिनेट्स करने के हैं। इसके अलावा भी हजारों रीजन है, अगर हम एक्सप्लेन करें तो केवल कंटामिनेशन पर ही पूरी लेक्चर खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें लेक्चर को आगे बढ़ाना है ना। ये कुछ मुख्य रीजन थे। तो यह है बैक्टीरियोलॉजी ऑफ वाटर का इंट्रोडक्शन, और यह है कुछ रीजन ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? अभी भी नहीं आ रहा है क्या वॉइस क्लियर? आप कैसा है वॉइस ये बताओ। आगे बढ़े बच्चों। चलो तरुण आप लेट आए हो, कोई बात नहीं, होता है बेटा। अब हम आते हैं कि भाई
बैक्टीरियल फ्लोरा इन वाटर, नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, बैक्टीरियल फ्लोरा इन वाटर। अभी हमने जाना कि वाटर कैसे कंटामिनेट हो सकते हैं, कौन कौन सोर्स से जो है वाटर कंटामिनेट होता है। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। वाटर बोर्न अभी और आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से बैक्टीरिया वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो आगे की बात है। बैक्टीरियल फ्लोरा इन वाटर का मतलब है कि वाटर में नॉर्मली कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कंटामिनेट होकर के पहुंचा वो अलग मैटर हो गया, वो हो जाएगा वाटर बोर्न पैथोजेंस हो जाएंगे, इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे उसको। अभी हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई नॉर्मल वाटर है तो उस वाटर में कौन से नॉर्मली बैक्टीरिया यूं ही प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं ना यूं ही, मैं तो घूमने गया था, तो यूं ही कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, नॉर्मली कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, इस बात को हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वाटर में बैक्टीरिया आ कैसे सकता है नॉर्मली, वह है सबसे पहला है नेचुरल बैक्टीरिया ऑफ वाटर। क्या? नेचुरल बैक्टीरिया ऑफ वाटर, यानी वाटर में जो है वो कुछ बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल कमेंसल कह लो, वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर वह पैथोजेनिक इंडेक्स के नीचे हैं तो आपको इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करते। क्या आपको पता है कि जिस पानी से आप रोज नहाते हो ना, खैर गांव में जो लोग रह रहे होंगे उनको लिए तो फ्रेश है, हैंड पाइप मारे पानी निकाले नहाए, या फिर जो मोटर चालू किए डायरेक्ट पानी आया नहाए। लेकिन अक्सर शहरों में जो पाइपलाइन से 100 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा होता है, या जो आपके टैंक में रिजर्व पानी रहता है जो आप उसको यूज करते हो, उस पानी में जो काई वगैरह लग जाता है ना पाइप में, उस पानी में ना एक बैक्टीरिया होता है, उसको हम बोलते हैं स्यूडोमोनास। क्या बोलते हैं? स्यूडोमोनास। या नॉर्मली उसमें प्रेजेंट ही होता है, जो आपका पानी है उसमें नॉर्मली प्रेजेंट ही होता है, लेकिन आपको इन्फेक्शन नहीं क्रिएट करवाता है, आपको जो है इन्फेक्शन नहीं पहुंचाता है। बोलो तो ये प्रेजेंट क्यों? स्यूडोमोनास यदि आपने ओरली खा लिया है, क्या? यदि आपने ओरली कंज्यूम कर लिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको इन्फेक्शन नहीं करेगा। अगर सीडोमोनास से आपने हाथ धो लिया है, क्या सीडोमोनास को आपने वॉशिंग में यूज कर लिया, बोला सीडोमोनास बैक्टीरिया से कोई हाथ होता है क्या सर? है? सीडोमोनास जो है आपके कट वाले स्पेस पर, यदि आपके शरीर पे कट लगा हुआ है, क्या कट लगा हुआ है, तो कट के थ्रू यदि सीडोमोनास आपके बॉडी में एंटर करता है देन इट विल क्रिएट द इन्फेक्शन, तब जो है वो आपको इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो जो वाटर टैंक वाला होता है, टैंक वाला वाटर, उसमें मोस्ट ऑफ सीडोमोनास प्रेजेंट होता है, बट आपको इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करता है। माइक्रोकोकस भी नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं इसमें, माइक्रोकोकस भी नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये भी आपको इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करते। तो पहला जो है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, तो वह है कि नेचुरल बैक्टीरिया इन वाटर। दूसरा होता है सॉइल बैक्टीरिया। क्या? सॉइल बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो सॉइल में, मिट्टी में रहते हैं, लेकिन दे कांट सर्वाइव नेचुरली इन द वाटर। सॉइल वाले बैक्टीरिया, मिट्टी वाले बैक्टीरिया नेचुरली वाटर में नहीं होंगे, लेकिन कभी बाढ़ वगैरह आया, बारिश हुआ, तो वो क्या होता है, बह करके आपके वाटर में मिक्सड हो जाते हैं, और फिर इस प्रकार से सॉइल वाले बैक्टीरिया भी आपके मिट्टी पानी में जो है वह पहुंच जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सॉइल में बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस सबटाइलिस, यह बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है सॉइल में, और सॉइल से जब बाढ़ वगैरह आया तो पानी के थ्रू बह करके फिर आपके ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच गया। दूसरा जैसे इंटेरोकोकस फेकालिस, कौन सा? इंटेरोकोकस फेकालिस अगले में बताऊंगा। इंटेरोबैक्टर, इंटेरोबैक्टर भी जो होते हैं वो भी जो है वो आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और अगर बाढ़ वगैरह आया तो ये आपके वाटर तक पहुंच सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सॉइल बैक्टीरिया। थर्ड वन एक और बैक्टीरियल फ्लोरा पहुंच सकता है आपके वाटर तक, वह होता है सीवेज बैक्टीरिया। क्या? सीवेज बैक्टीरिया। सीवेज बैक्टीरिया का मतलब क्या है? जो लैट्रिन की टंकी हमारी होती है, जिसमें हमारा सारा मल मूत्र पहुंचता है, जिसमें गिरता है, तो उसमें क्योंकि स्टूल जो है इट इज अ बेस्ट मीडिया टू द, इट इज अ बेस्ट मीडिया फॉर द ग्रोइंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ जो आपके इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल फ्लोरास हैं, जो इंटेस्टाइन में क्रिएट करने वाले जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वो तो स्टूल में ग्रो कर सकते हैं, यानी वो सीवेज वाटर जो है उसमें तो मोस्ट ऑफ आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। अगर हम एग्जांपल ले ले जैसे कि ई कोलाई हो गया है ना, हम एग्जांपल ले ले जैसे कि साल्मोनेला हो गया है ना, हम एग्जांपल ले ले जैसे कि विब्रियो हो गया, जैसे कि प्रोटियस हो गया,
प्रोटियस हो गया, जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम प्रेफेंजेंस हो गया, ये सभी जो है वो सीवेज वाटर में प्रेजेंट होते हैं। आप समझ लो कि वो सीवेज वाटर जो है लीक हो रहा है, और लीक होकर के और वह सीवेज वाटर जो है कहीं ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो रहा है, और फिर वो ड्रिंकिंग वाटर आप तक सप्लाई हो रहा है और आप उसको पी रहे हो। तो यह फ्लोरा भी जो है, ये बैक्टीरियल फ्लोरा भी आपके ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो फ्लोराज हैं, इनको हम बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ वाटर कहते हैं। वाटर में 3 प्रकार के जो है, तीन टाइप्स से जो है वो बैक्टीरिया अराइव होने के चांसेस रहते हैं, प्रेजेंट होने के चांसेस रहते हैं। यह हुआ बैक्टीरियल फ्लोरा वाटर की। गॉट इट बच्चों? विवेक लिखते हैं टैंक वाटर रिजर्वायर। क्लियर है सर? अब पहले फट रहा था। हाँ आई नो, मैं थोड़ा वॉइस बढ़ाने के लिए वैसा यूज किया था। चलिए, आप लोगों ने बीच में बताया कि फट रहा था, अब सही हो गया। गॉट इट। अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि बैक्टीरियोलॉजी ऑफ वाटर क्या है। यह क्लियर हो गया कैसे कंटामिनेट हो सकता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में वाटर में कौन से बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब हमें एक मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़नी है। क्या है भाई, तुम लोग कमेंट करके नहीं बता रहे हो क्लियर है कि नहीं है। अब हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़नी है, वो है दैट इज द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर्स। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर, वे कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी वाटर में बैक्टीरिया को के नंबर को डिटेक्ट करवाने, ऐसा कर सकते हैं कि वह कौन से फैक्टर जो है वो वाटर में बैक्टीरिया को ग्रो करवाने या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन फैक्टर्स के बारे में भी आपको जानना है। अगर ये फैक्टर्स होंगे तो माइट भी जो है बैक्टीरियल काउंट अफेक्ट हो सकता है वाटर। और सबसे पहला जो रीजन आता है वह आता है सैलिनिटी का। क्या सैलिनिटी मतलब? यदि बैक्टीरिया में स्लाइन प्रेजेंट हो। स्लाइन का मतलब नॉर्मल स्लाइन। नॉर्मल स्लाइन थोड़ी थोड़ी मिलाएगा वाटर में भाई। नॉर्मल स्लाइन में होता क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है। अगर कोई सॉल्टी वाटर है, क्या कोई सॉल्टी वाटर है, उस वाटर में नमक पहले से ही मिक्स्ड है, तो हमने बताया है कि सोडियम जो होता है या सोडियम क्लोराइड जो यह इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वह कैसा होता है? बैक्टीरियोसाइडल होता है। कैसा होता है? बैक्टीरियोसाइडल होता है, मतलब बैक्टीरिया पर पड़ते ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर सॉल्टी वाटर है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपने कभी सुना है कि समुद्र का पानी जो है जो खारा, जिसमें बहुत ज्यादा नमक पाया जाए, समुद्र के पानी बैक्टीरिया हो गया? कभी देखा? नदी के पानी में बैक्टीरिया होता है। जीवन में कुछ खारा भी बनिए, ज्यादा मीठा बनना जरूरी नहीं है। मीठा रहिएगा तो बैक्टीरिया हो जाएगा आपको, लोग समाज के लोग आपको खा जाएंगे। समुद्र जैसा था खारा रहो, जो हमारे साथ कॉम्पेटिबल है वही रह सकता है, अदरवाइज जाइए। तो सैलिनिटी, अगर सोडियम क्लोराइड अगर नमक है वाटर में, जनरली क्या है, नॉर्मल वाटर में नमक नहीं होता। जो हम पानी ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है बच्चों, वह कैसा होता है? वह न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा? उसका पीएच जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, 7.0 होना चाहिए। और उसमें जो है मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए, मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए, है ना, ह्यूज अमाउंट में। ह्यूज अमाउंट में नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी होती है उससे जो है उसकी टेस्ट बनती है। अदरवाइज वो सॉल्टी वाटर नहीं होना चाहिए। नमक है तो नॉर्मल पानी नहीं, मीठा पानी नहीं। तो नॉर्मल वाटर में जो है वो बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस रहते हैं। सॉल्टी, अगर सॉल्ट की कंसिस्टेंसी है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट फैक्टर है एसिडिटी। मैंने भी जस्ट बताया कि वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, 7.0 पीएच होना चाहिए। अगर वो एसिडिक वाटर है, उसमें जो है एसिड मिक्स है, यानी उसका यदि पीएच लेस देन 6.9 है, 6.9 से नीचे आ गया, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 3 2 ये सब तो भाई वाटर ही नहीं रहेगा, वो तो एसिड प्योर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी 7.0 से नीचे जैसे ही आएगा पीएच, 6.9 जैसे ही हुआ, वो एसिडिक हो जाएगा और वो पीने लायक पानी नहीं रहेगा। अगेन एसिड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एसिडिक बैक्टीरिया भी कैसा होता है? बैक्टीरियोसाइडल होता है, बैक्टीरियोसाइडल होता है। नेक्स्ट वन फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। नेक्स्ट वन फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है बच्चों बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। गर्मी में हमें इन्फेक्शन होता है क्या हमारे कम्युनिटी में ज्यादा? सर्दियों में ज्यादा कम्युनिटी में इन्फेक्शन होता है क्या? नहीं होता। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो होता है बरसात में होता है। बरसात में लैब में रिपोर्टिंग के लिए भरे हुए मिलेंगे मरीज, हॉस्पिटल्स में ज्यादा मिलेंगे मरीज, गर्मी और बरसात में नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ गर्मी में हाइयर टेम्परेचर रहता है, पूरी की पूरी धरती स्टेलाइज हो गई सनलाइट से। हाइयर टेम्परेचर पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। अगेन ठंडियों में लोअर टेम्परेचर रहता है, लोअर टेम्परेचर पर भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। एक्सेप्शन तो हर जगह है,
कुछ बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर भी ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ लोअर टेम्परेचर पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, जो मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, वे बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे नहीं, मैक्सिमम ऑफ जो है 37 डिग्री सेल्सियस पर, या कहिए कि 25 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है रूम टेम्परेचर पर वे ग्रो करते हैं। तो अगर वाटर का टेम्परेचर बहुत हाई है, वाटर जो है सन के एक्सपोजर में रखा हुआ है और उस पर डायरेक्ट सन पड़ रहा है, तो वाटर में जो है बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस कम है। अगेन लो टेम्परेचर पर होगा तभी ग्रो नहीं करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर वाला होगा तो ग्रो करेगा। हाँ, अगर उस वाटर में ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सड़े गले पदार्थ प्रेजेंट हैं, तो हायर टेम्परेचर पर भी उसमें ग्रो कर जाएगा, हायर टेम्परेचर पर भी जो है वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। क्यों ग्रो कर जाएगा? क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो उसका सब्स्टिट्यूट एडिशनल न्यूट्रिशन है भाई, वो तो मजा आ गया उसको ग्रो करने में। ये टेम्परेचर भी जो है बैक्टीरिया में वाटर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन आता है लाइट। डेफिनेटली जो है वो सनलाइट अफेक्ट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, बिकॉज ऑफ, अभी जस्ट ही मैं एग्जांपल दे रहा था कि सनलाइट एक स्टेलाइजिंग एजेंट है। हम लोग पिछले क्लास में स्टेलाइजेशन पढ़े हैं, फिजिकल केमिकल। फिजिकल में सनलाइट स्टेलाइजिंग एजेंट था जो सभी बैक्टीरिया को जो है स्टेलाइज कर सकता है, मार सकता है, मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को। तो डेफिनेटली जो है वो सनलाइट अफेक्ट करता है। जब वाटर सैंपल आप कलेक्ट भी करोगे ना वाटर डायग्नोसिस के लिए, तो उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा के रखना है, सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रखना है। नेक्स्ट वन होता है ऑर्गेनिक मैटर। डेफिनेटली ऑर्गेनिक मैटर जो है हायर ग्रोथ करवाता है बैक्टीरिया को। और नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ वाटर। क्या है? टाइप्स ऑफ वाटर। क्या हो गया मेरे गले को यार? परेशान हूं मैं। टाइप्स ऑफ वाटर का मतलब यह नहीं कि कितने कितने टाइप का, बोतल वाला वाटर के विराट कोहली पीता है वो वाला वाटर के हम लोग पीते हैं, नल वाला टैप वाला वाटर, वो वाला टाइप्स ऑफ वाटर नहीं। टाइप्स ऑफ वाटर का मतलब है सरफेस वाटर और डीप वाटर। क्या? सरफेस वाटर एंड डीप वाटर। देखो, क्योंकि सरफेस वाटर जो पानी ऊपर सरफेस पर जो प्रेजेंट है, बह रहा है, या फिर तालाब में ऊपर सरफेस पर है, टंकी में ऊपर सरफेस पर है, तो सरफेस पर ना ऑक्सीजन की सप्लाई ह्यूज अमाउंट में है। उस पर जो है सरफेस के ऊपर जो है ह्यूज अमाउंट में जो है वो उसके उसके फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो सरफेस वाटर पे बैक्टीरिया जो है अच्छा ग्रो कर सकता है, सरफेस वाटर पे बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ प्रेजेंट होगा। डीप वाटर में बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कम होगी या ना के बराबर होगी, क्योंकि डीप वाटर में उसको फेवरेबल कंडीशन ऑक्सीजनेशन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो डीप वाटर में अगेन जो है बैक्टीरियल ग्रोथ अफेक्ट होता है। तो टाइप्स ऑफ वाटर पर भी जो है बैक्टीरिया की काउंटिंग अफेक्ट होती है। ये कुछ फैक्टर थे, 7 फैक्टर, दे कैन डिटरमाइन द बैक्टीरियल ग्रोथ, दे कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी बच्चों? आगे बढ़े। विवेक, प्रियंका, शक्ति, तरुण, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? सोनू वाला लिखते हैं सर एमसीआरए के क्वेश्चन नहीं डाले हैं क्या? कहाँ नहीं डाले अभी? एमसीआरए के क्वेश्चन एक्सप्लेन तो हुआ है अभी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। चलिए क्लियर। अगला जो बात हमें पढ़ना है वो इन सबसे और भी इंपॉर्टेंट है। अगला बात हमें जानना है वाटर बोर्न पैथोजेंस के बारे में। वाटर बोर्न पैथोजन का मतलब समझ रहे हो? कौन सा पैथोजन जो है, कौन सा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी में जन्म ले सकता है, पानी में ग्रो हो सकता है और हमको इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। और इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं, फंगस नहीं होते। बोलो क्यों? क्योंकि पानी में फंगस नहीं ग्रो करता है। फंगस जो है मॉइस्चर सरफेस, जहां नमी वाला सरफेस हो, पानी उसको चाहिए बहुत फ्यू क्वांटिटी में, बस मॉइस्चराइजेशन के लिए चाहिए। मॉइस्चर सरफेस पर फंगस ग्रो हो सकता है। फंगस जो होते हैं सैप्रोफाइटिकस होते हैं, सड़े गले पदार्थ पर ग्रो करते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन द वाटर, दे ग्रो इन द मॉइस्चर कंटेंट, दे ग्रो इन द मॉइस्चर इन्वायरमेंट, उसमें वे ग्रो करते हैं। गॉट इट? तो कौन से मैंने बताया? 3, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट, तीनों ग्रो कर सकते हैं। और तीनों के आपको नाम याद रखने होंगे, सबके एग्जांपल याद रखने होंगे। कौन कौन से बैक्टीरिया जो है ग्रो कर सकता है वाटर में और हम तक इन्फेक्शन, यानी अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं तो उस वाटर में अगर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब यही है। बैक्टीरिया में विब्रियो कोलेरा हो गया, साल्मोनेला टाइफी हो गया, साल्मोनेला पैराटाइफी, A B C तीनों हैं, सीजेला भी, ई कोलाई, अर्सेनिया एज वेल एज कंपाइलोबैक्टर जेजनी।
ये सभी बैक्टीरिया जो हैं वो पानी में ग्रो कर सकते हैं, और अगर वो पानी में प्रेजेंट और आपने पानी कंज्यूम कर लिया तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा इनका। नेक्स्ट वन वायरस। वायरस में सबसे बीहड़ वायरस जो सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस ए, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड आउट होता है। देन आता है हेपेटाइटिस ई। ये दोनों के दोनों जो है हेपेटाइटिस वायरस हैं, जो कि आपको कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू आप तक पहुंचता है। पोलियोमाइलाइटिस वायरस जो पोलियो हमको मारता था, वह भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है, तो वाटर में ये भी ग्रो कर सकता है। रोटा वायरस एज वेल एज नॉर्वॉक वायरस जो है वो ग्रो करते हैं। रोटा नॉर्वॉक तो बहुत मिनिमम होते हैं। पोलियो, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ए हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा प्रेजेंट है, तो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं, याद रखना इनको। अब हम आते हैं पैरासाइट में। पैरासाइट में प्रोटोजोआ और हेलमिंथ दोनों स्प्रेड आउट होते हैं वाटर के थ्रू। वाटर में तो पैरासाइट तो मोस्ट ऑफ वाटर से ही, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही मैंने बताया है। प्रोटोजोआ में इंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया लेम्बलिया, क्रेप्टोस्पोराडियम सैप्रोफाइटिकस, साइक्लोस्पोरा हो गया, आइसोस्पोरा हो गया और बैलेंटिडियम कोलाई हो गया, सारे के सारे प्रोटोजोआ जो हैं वो वाटर के थ्रू फैलते हैं। हेलमिंथ में एस्कारिस लैम्ब्रिकॉइड्स हो गया, ट्राइचुरिस ट्राइचुरिया हो गया, इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस हो गया। इनके अलावे भी लॉट ऑफ जो हैं वो हेलमिंथ्स जो हैं वो आपको वाटर के थ्रू स्प्रेड आउट होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जो ये कुछ पैथोजन्स हैं जो वाटर बोर्न पैथोजन है, ये वाटर में ग्रो कर सकते हैं, और उस वाटर को आपने कंज्यूम कर लिया तो आप तक भी इनके इन्फेक्शन पहुंच सकते हैं और आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा आप लोग को यहाँ तक? चलिए कमलेंदर लिखते हैं सर स्टोरेज। क्या स्टोरेज है बच्चा? आप अपनी क्वेश्चन को पूरा लिखिए। अच्छा ये स्टोरेज, हो एक पॉइंट यहाँ स्टोरेज छूट गया, 5th पॉइंट। स्टोरेज भी अफेक्ट कर सकता है। हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट बच्चे ने याद किया। स्टोरेज वाटर जो है, अगर कोई स्टोरेज वाटर है तो वह भी बैक्टीरियल काउंट को अफेक्ट कर सकता है। कैसे? देखो, बहुत दिनों से अगर इस टैंक में जो है वो पानी स्टोर है, तो पानी अगर स्टोर रहेगा ना तो बैक्टीरिया धीरे 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 जो है वो सेडिमेंट बन सकता है। क्या हो सकता है? सेडिमेंट बन सकता है। क्या बन सकता है? सेडिमेंट। और उस कंडीशन में आप इस पानी को जांच करने के लिए गए और सैंपल जो है वो ले लिया कहाँ से? ऊपर से ले लिया, और जबकि बैक्टीरिया था सेडिमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि पानी स्टोर था ना, रख एक जगह जमा पानी था, बैक्टीरिया नीचे चले गए थे, स्टोर सेडिमेंट हो गए थे। तो स्टोरेज वाटर भी जो है बैक्टीरिया काउंट अफेक्ट करता है। तो इसमें भी आपको प्रिकॉशन रखना है कि पानी पूरा या तो मिक्स कीजिए या नहीं तो फिर सेडिमेंट से लीजिए, तब जाके बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट सही आएगा। ये था स्टोरेज वाला। ठीक है बच्चा? चलो अब ये आज की क्लास में इतना सारा पढ़ना था, तो क्या आपको क्लास यहाँ एंड करूँ या एक टॉपिक और है उसको मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरियोलॉजी ऑफ वाटर क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरियल फ्लोरा क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि वाटर बोर्न पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं, हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरियोलॉजी ऑफ वाटर बेसिक सेंस क्या है, इस बात को हमने जान लिया। एक बात और कि अब हम बैक्टीरियोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर करने जा रहे हैं। अगर हमको कहीं पर भी वाटर की एग्जामिनेशन करना है तो वाटर के एग्जामिनेशन हम तब करेंगे जब हम पहले सैंपल कलेक्शन करेंगे। ठीक है? तो एग्जामिनेशन तो हालांकि मैं अगले क्लास में स्टार्ट करूंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कलेक्शन अभी पढ़ा दूँ। तो क्या आपकी अगर है तो पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जितना सिलेबस खत्म हो जाएगा उतना ही बेटर है ना? कंटिन्यू सर, मज़ा आ रहा है सबको। तुम लोग तो चाहबे करते हो कि हम दिन भर यहाँ खड़ा रहे, हमारा चाहे गला बाहर आ जाए निकल के चलो कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे मुझे पसंद है। बच्चे ना एस्पिरेटिव होने चाहिए। टीचर से निकलवाने वाले होने चाहिए, है ना? और जो पढ़ाने वाला, हर एक टीचर को ऐसा पसंद होता है, जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो उससे पढ़ने को इच्छुक है ना, फिर मेरे हमारे लिए और क्या है यार, मेरा पैसन है पढ़ाना। तो भाई फिर तो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे फ्लो चलते रहना चाहिए। पढ़ने वाला अगर बच्चा है, नहीं पढ़ने वाला रहता तो फिर मन नहीं लगता है। अब हमने जान लिया बच्चे कि वाटर के सारी बेसिक चीज़ें। अब हमको वाटर, सपोज दैट किसी ने कॉल किया, बोला कि हमारे यहाँ का अब जो वाटर है वो आपको एग्जामिन करना है। तो हम कोई भी टेस्ट करने से पहले हम सैंपल कलेक्शन करते हैं। जैसे हमें ब्लड सैंपल कलेक्शन करना हमने सीखा, यूरिन सैंपल कलेक्शन करना हमने सीखा, स्पूटम कलेक्ट करना सीखा, सीएसएफ कलेक्ट करना सीखा, स्टूल्स कलेक्ट करना सीखा, हर स्पेसिमेन को बायोप्सी करना सीखा, एफएनएसी करना सीखा। हर स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे तभी हम एग्जामिनेशन करेंगे ना। लेकिन भाई वे सभी तो हमारे बॉडी से रिलेटेड थे, वेन से ले लिए, आर्टरी से ले लिए, यूरिन ले लिए, स्टूल ले लिए, सीएसएफ निकाल लिया स्पाइनल कॉर्ड से, उसे तो शरीर से निकालना था, सीख लिए। वाटर को तो आर्टरी से नहीं निकालनी है, वेन से नहीं निकालनी है। तो वाटर को कैसे निकालेंगे भाई? है वाटर कैसे कलेक्ट करेंगे, उसकी है ना चर्चा। तो सबसे पहले यह चर्चा होनी चाहिए कि वाटर किन किन जगहों से कलेक्ट किया जा सकता है। 3 रिसोर्सेस आपको मिल सकते हैं वाटर कलेक्ट करने के लिए। पहला कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम टैप या पंप आउटलेट। सबसे पहला आपको कहां से कलेक्ट करने के लिए वाटर मिल सकता है? टैप से, जो आप नल यूज करते हो घर में। जैसे हम नल यूज, हमारे टंकी से आता है पानी,
तो हमारे नल से जो पानी निकल रहा है उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं, हमको जांच करवाना है। या पंप आउटलेट है, पंप है या फिर डायरेक्ट पंप चलता है, उसका पानी हमको एग्जामिन करना है। कोई आदमी इसके लिए आपको बुला सकता है। जैसे फिल्टर ही हुआ, तो फिल्टर में टैप ही लगा रहता है ना, फिल्टर वाला पानी, इस सब फिल्टर उल्टर सब इसी में आ जाएंगे जो आपका कंज्यूमेबल वाटर है। तो पहला आपको कोई कॉल कर सकता है, कोई कह सकता है आपको डायग्नोसिस के लिए अपनी कंज्यूमेबल वाटर के लिए। दूसरा, आपको वाटर कहां से कलेक्ट करना पड़ सकता है, वाटर कलेक्शन ऑफ वाटर, कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रिजर्वायर। आप नेक्स्ट वन, आपको जो है वाटर कहां से कलेक्ट करने के लिए कोई बुला सकता है, वाटर रिजर्वायर से। रिजर्वायर मतलब जहां पानी ह्यूज अमाउंट में जमा रहता है, जैसे कि कोई लैक हो, है ना, झील है, कोई तालाब है, कोई पॉन्ड्स हो, कोई तालाब है ना, जैसे कि वाटर टैंक है, जैसे कि वाटर टैंक है। रिजर्वायर मतलब जहां पानी जमा रह सकता है, बड़े अमाउंट पे जमा करके रखा जाता है। और थर्ड वन जो आपको वाटर कलेक्शन करना होता है वह होता है कलेक्शन ऑफ वाटर, कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डग वेल। कौन सा, डग वेल। डग वेल का मतलब, डग मतलब खोदा हुआ कुआं, कुआं ही में याद रखो, कुआं से। कई सारे अभी ऐसे जगह है जहां पर कुआं से पानी पिया जाता है, तो कुआं से भी पानी, कुआं वाटर रिजर्वायर के रूप में हम कह सकते हैं, लेकिन कुआं से भी पानी कलेक्ट करने का अलग विधि होगा ना, कुआं में हम ऐसे कूद कर तो जाते नहीं है, तो इसलिए हमने कुआं को, वेल को, डग वेल को अलग सेपरेट किया है। तो आप यदि पानी कलेक्ट करने जाते हो, कहीं भी वाटर सैंपल कलेक्ट करने जाते हो, तो ये तीन जगह जो है आपको दिया जा सकता है, इन तीनों में से कहीं से भी आपको पानी कलेक्शन करना हो सकता है, आपको पानी कलेक्ट करना पड़ सकता है। लेकिन अब अगेन हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करना था तो सिरिंज तैयार करते थे, वैक्यूम तैयार करते थे, टेस्ट ट्यूब तैयार करते थे, सब तैयार करते थे ना। वाटर सैंपल कलेक्ट करने के पहले भी आपको कुछ प्रिपैरेशन करने होंगे, आपको कुछ तैयारियां करनी होगी। क्या करनी होगी, प्रिपैरेशन करना होगा। प्रिपैरेशन में आपको क्या याद रखना है बच्चों, सबसे पहला कि आपको वाटर सैंपल कलेक्ट किस में करना है, वाटर सैंपल जो आपको कलेक्ट करना है वह ग्लास का बॉटल होना चाहिए। किस चीज का, ग्लास बॉटल को यूज कीजिए, बेस्ट होगा। उसकी कैपेसिटी एटलीस्ट 250 ml होना चाहिए, लगभग 250, 200 से 250 ml हमें वाटर कलेक्ट करना होगा। यह जो ग्लास का बॉटल आपने यूज किया है, यह स्क्रू कैप्ड होना चाहिए। कैसा, स्क्रू कैप्ड होना चाहिए, मतलब कि जो इसका कैप है वो घुमा करके टाइटली कैप हो, पता चला हम वाटर कलेक्ट किए और हम लैब तक भेजना है, तब तक ससुरा उसमें बाहर से पानी बैक्टीरिया आ गया, वाटर में बैक्टीरिया नहीं था, जहां हम रखे वहां से बैक्टीरिया घुस गया। तो टाइट कैप कीजिए, बाहर से कुछ नहीं आना चाहिए, जो हमने ले लिया वो ले लिया, उसी को हम डायग्नोस करेंगे, उसी को हम टेस्ट करेंगे। दूसरी सावधानी यह होना चाहिए दूसरी सावधानी यह होनी चाहिए कि जो आप ये ग्लास बॉटल लिए हो, यह ग्लास बॉटल जो है वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि जो वाटर का कलेक्शन लेने जा रहे हैं वहां वाटर में तो बैक्टीरिया नहीं था, ससुरा हम जो लेकर गए ये बॉटल, इस बॉटल में पहले से बैक्टीरिया था। अब बताओ, हम बैक्टीरिया अपन बॉटल वाला उसको रिपोर्ट कर देंगे, उन लोग तो बेचारा ऐसी हेडक में आ जाएगा कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर में बैक्टीरिया है। सावधानी, प्रिकॉशन आपको बहुत रखना है, डायग्नोसिस में ही तो सबसे बड़ा चीज होता है। तो स्टेलाइज होना चाहिए, और स्टेलाइज भी कैसे होना चाहिए, हीट स्टेलाइज होना चाहिए। कैसे बच्चा, हीट स्टेरिलाइज होना चाहिए। अगर ग्लास का बोतल है तो उसको हम कैसे हीट स्टेलाइज करेंगे, हॉट एयर ओवन से करेंगे, जाहिर सी बात है, हॉट एयर ओवन से करेंगे, क्योंकि ग्लास वेयर से हम लोग हॉट एयर ओवन में ही स्टेलाइज करते हैं। ये प्रिकॉशन होना चाहिए। अच्छा, उसके हीट स्टेलाइजेशन से भी पहले एक और प्रिकॉशन होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, इस बॉटल को स्टेलाइज बिफोर द स्टेलाइजेशन। बिफोर स्टेलाइजेशन जो है ऐसे इतना कोई करता नहीं है, लेकिन भैया स्टैंडर्ड चीज, मैं मेरे इंस्टीट्यूट में आओ तो स्टैंडर्ड चीजें पढ़नी, और स्टैंडर्ड आप करो, हम तो आपको यही गाइड करेंगे कि बेटा आप जहां भी जाओ स्टैंडर्ड एसओपी फॉलो करना, उससे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होगा, आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड होगी। अब लोगों को इतना हो गया मार्केट में डिस्पैचिंग की, डॉक्टर दूसरा 50-60% कट मांग रहा है, अब कहाँ से हमारी लैबोरेटरी जो है बचा पाएगी इतना स्टैंडर्ड एसओपी मेंटेन करके, थोड़ा उन लोगों को भी समझना चाहिए। हालांकि सब एक दिन सुधरेगा, उम्मीद यही हम करते हैं, खैर उस बातों को बहुत अलग चर्चा हो जाएगा। तो जहाँ जाओ एसओपी फॉलो करो, है ना। तो उसको, उस बॉटल को स्टेलाइज करने से भी पहले क्या करना है कि जब आप उस, वह बॉटल आया होगा उसको क्लीन कर लिया होगा आपने धो करके, तो उस बॉटल में ना सोडियम थियोसल्फेट एक सब्सटेंस है, उसकी मैं कॉन्सेंट्रेशन आपको बता देता हूँ। 0.23 ml, क्वांटिटी कितना, 0.23 ml, 0.25 ml भी ले सकते हो। 1%, 1.8% सोडियम थियोसल्फेट, मैंने क्या बोला, थियोसल्फेट, यह एक जो है केमिकल है सोडियम थियोसल्फेट। इसके क्रिस्टल्स जो हैं, जो लिक्विड फॉर्म में आपको लेना है, लगभग 0.23 ml जो है उस बॉटल में पहले डाल दीजिए, डाल करके उस बॉटल को पूरा सेक हिला दीजिए, और फिर उसको जो है हॉट एयर ओवन में स्टेलाइज कीजिए। उस ड्यूरिंग क्या होगा, यह सोडियम थियोसल्फेट जो है वेपर हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, और वाष्प बनकर बॉटल के चारों ओर सरफेस पर जो है अटैच हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा गुरु,
इससे फायदा यह होगा कि जब आप वाटर कलेक्ट करने जाओगे तो कई जगह जो है वाटर में क्लोरीन सब्सटेंस मिक्स आता है। मोस्ट ऑफ जो बड़े बड़े शहरों में पाइप से सप्लाई आती है, देखना आप, उसका टेस्ट अलग टाइप का होता है, अलग टाइप का महकता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला रहता है। और ब्लीचिंग पाउडर क्या है? क्लोरीन सब्सटेंस है। स्टरलाइजेशन वाले पढ़ाया हूँ। तो वह क्लोरीन सब्सटेंस जो है, वह क्लोरीन सब्सटेंस एंटीबैक्टीरियल होता है। सपोज दैट आपने वाटर कलेक्ट करके लाया, उसमें क्लोरीन था, हम लाए तब तक बैक्टीरिया था, लाते लाते वो मर गया, क्लोरीन मार दिया उसको, तब तो यह 1.8% सोडियम थियोसल्फेट क्या करेगा? उस क्लोरीन को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? क्लोरीन को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो हमारे बॉटल पे पहले से ही चिपका हुआ है। इसलिए हम इतना पैतरा कर रहे थे। चलो आप पैतरा कर लिए, स्टरलाइज कर लिए, यह बॉटल लेकर के हम पहुंच गए। जिसका करना है टिंग टोंग घंटी बजाए पहुंच गए। हाँ भाई बताओ कहाँ से सैंपल लेना है। तो सबसे पहले आपको किसी ने कह दिया कि सर हमारे टैप से सैंपल लेना है, या आउटलेट पंप आउटलेट से सैंपल लेना है। कैसे लोगे? सबसे पहले जो टैप है या पंप आउटलेट जो कुछ भी है उसके यहाँ, या वाटर फिल्टर है, उसका नल जो है, टैप है, उसको फुल्ली ओपन करो। क्या? फुल्ली खोल दीजिए फॉर 2 to 3 मिनट, फॉर 2 to 3 मिनट उसको पानी बहने दीजिए। और पानी बहने के बाद जो है आप तुरंत बॉटल खोलिए और सैंपल कलेक्ट कर लीजिए। मिड से जो है वो सैंपल कलेक्ट कर लो, सैंपल कलेक्ट कर लो, ठीक है। तुरंत जो है इसका स्क्रू बंद कर दो। पहले 2-3 मिनट बहने देना, क्यों? ताकि बाहर में जो भी कंटामिनेशन, कोशिश करो कि पहले आप गए हो तो बाहर से जो टैप उप है उसको धो दो अच्छे से, साबुन बने उससे क्लीन कर दो। नहीं हो रहा है तो कम से कम 2 से 3 मिनट जो है उस टैप से पानी बहने दो। फिर जो फ्लो वाला वाटर आएगा उसको हम कलेक्ट करेंगे। बाहर का कंटामिनेशन नहीं हमको लेना। दूसरा, टैप से आपने कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हो सकता है कि आपको वाटर जो है रिजर्वायर से, तालाब से, नदी, कहीं नदी है, कोई तालाब है, कोई टैंक है, उसमें आप पानी कलेक्ट करने गए हो, तो कैसे कलेक्ट करोगे? उसमें याद रखना है कि मैंने बोला कि सरफेस पर जो है वो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ग्रो करते हैं, तो सरफेस वाला नहीं लेना है पानी। वहां पर जो है आपको डीप वाला पानी लेना है। कौन सा लेना है? डीप पानी। डीप, बहुत डीप भी नहीं चले जाना है। बहुत डीप भी नहीं चले जाना है, लगभग 30 सेंटीमीटर, कितना? 30 सेंटीमीटर जो है बॉटल उठाओ, बॉटल पकड़ो और 30 सेंटीमीटर लगभग, एक आध हाथ हो जाता है 30 सेंटीमीटर, एक हाथ अपना डूबने दो, चाहे नदी हो, तालाब हो, टैंक हो, कुछ भी। डूबने के बाद ये हाथ वाला भी डालो, बॉटल पकड़ो, अंदर में ही 30 सेंटीमीटर अंदर में ही जो है वो ओपन करो इसका कैप। ओपन करने के बाद जैसे उसमें पानी भर भर भरने लगे, अंदर में ही जो कैप बंद कर दो, फिर निकाल लो। कैप बाहर से नहीं खोलनी है, नहीं तो ऊपर वाला पानी आ जाएगा। ऐसे आपको क्या कलेक्ट करना, ऐसे जो है आपको वाटर रिजर्वायर से कलेक्ट करना है। और थर्ड वन आता है कुआं से। कुआं में तो खुद करके से हाथ डाल कर नहीं निकालोगे, वहाँ तो पंगा है। तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ जो है वो हम लोग बॉटल को जो है रॉप से, रॉप मतलब रस्सी से जो है वो बॉटल को बांध देंगे, और उसके साथ एक छोटा पत्थर बांध देंगे। ध्यान रखें कि रस्सी क्लीन होना चाहिए, रस्सी भी हाइजेनिक होना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया ना हो पहले से। बॉटल में थोड़ा छोटा पत्थर बांध देंगे, बांध के और अंदर डुबाएंगे। अंदर जैसे डुबाएंगे पत्थर के बाहर से जो बॉटल डूब जाएगा, जैसे ही डूब जाएगा उसमें वाटर कलेक्ट हो जाएगा, वाटर कलेक्ट हो जाएगा। और कलेक्ट करने के बाद उसको बाहर निकालोगे और फिर जो है स्क्रू टाइट कर दोगे, स्क्रू जो है टाइट कर दोगे, स्क्रू टाइट कर दोगे उसका कैप। ध्यान यह रखें कि बाहर निकालते समय या अंदर डालते समय जो वॉल का जो वेल का वॉल होता है, वॉल मतलब जो दीवार होता है कुएं का, उस दीवार से टच नहीं होना चाहिए हमारा बॉटल। दूर से ऐसे डालो और दूर से निकाल लो। तो इस प्रकार से तीनों सैंपल आप कलेक्ट कर सकते हो। सैंपल कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आफ्टर कलेक्शन भी आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखनी है। आफ्टर कलेक्शन आपने क्या किया? आपने जो है वाटर कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद सबसे फर्स्ट वन जो है, उस वाटर बॉटल के चारों ओर जो है पेपर क्राफ्ट रैप कर दो। क्या? पेपर क्राफ्ट जो है वो रैप्ट कर दो। क्या कर दो? रैप्ट कर दो। पेपर क्राफ्ट क्यों रैप्ट कर देना है? ताकि बाहर से कोई भी धूल मिट्टी जो है उस पर ना चला जाए हमारे वाटर पे। दूसरा यह देखना है कि जो वाटर आपने कलेक्ट कर लिया है, प्रिवेंट इट फ्रॉम सनलाइट, उसको सनलाइट से बचाना है। अब जहां पर वाटर कलेक्ट करोगे वहां तो जाहिर सी बात है कि लेबोरेटरी होगी नहीं, और वह वाटर रिजर्वायर आपके लेबोरेटरी तक तो उठ के आएगा नहीं, आप ही को जाना होगा वहां तक कलेक्ट करें, तो वहां से आपको लैब तक तो पहुंचाना है। तो यह लैब तक आते समय देखना है कि वह सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आए। उसका कोशिश क्या रखना है? उसको कूल टेम्परेचर में रखो, है ना, कूल ठंडे टेम्परेचर में आप बॉक्स वगैरह लेकर जाओ, उसमें डाल करके ले आना उसको। थर्ड वन क्या करना है? अब लेबलिंग करनी है भाई। भाई अब कहाँ से सैंपल आया है लैब वाले कैसे जानेंगे? तो उसको आप लेबल करके वहीं से लाओगे। क्या लेबलिंग करोगे? सबसे फर्स्ट वन, सोर्सेस ऑफ वाटर। उस बॉटल पर लेबल करो कि किस सोर्स से आपने पानी लिया है। ये जो सोर्स आप यूज किया है ना, कि टैप था, कि वाटर फिल्टर था, कि पंप आउटलेट था, कि कोई रिजर्वायर था, कि डगवेल था, किस चीज़ से आपने पानी लाया, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक, डेट, कि किस डेट में आपने कलेक्शन किया है, एंड टाइम, कितने बजे आपने इसको कलेक्ट किया है। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, किसने आपको कलेक्ट करवाया है, एंड द प्लेस, किस
जगह का नाम क्या था, वो जगह का नाम आपको मेंशन करना है। इसके बाद इतना मेंशन करने के बाद लैबोरेटरी सेंड करना है। लैब वाले को यह प्रिकॉशन रखनी है कि विदिन 6 आवर्स 6 घंटे के अंदर जो भी उस वाटर सैंपल का टेस्ट परफॉर्म होना है वह हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए मतलब प्रोसीजर में पहुंच जाना चाहिए। अब वो टेस्ट का रिपोर्ट आने में 2 दिन लग जाए, 48 घंटे लग जाए, वो अलग मैटर, लेकिन उस 6 आवर्स में प्रोसीजर में पहुंच जाना चाहिए। ये आपको प्रिकॉशन रखना है। यह है वाटर सैंपल कलेक्शन। समझ में आया? अगला चैप्टर आपको बताऊंगा कि आप कलेक्शन कर लिए, अब इसको टेस्ट क्या करना है, क्या क्या इसमें टेस्ट करेंगे और कैसे करेंगे, इसको हम जानेंगे अगले क्लास में। ओके, तो यह था आज का क्लास बच्चों। होप सो आप समझ पाए होंगे और आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो आज की क्लास में यहाँ फिनिश करते हैं। हम लोग मिलेंगे फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चे? विवेक लिखते हैं कि एंड कर दीजिए सर, आपकी तबीयत सही नहीं है। कोई बात नहीं, तबीयत का होता जाता रहेगा, क्लास भी करना जरूरी है ना बच्चा। सर हम लिखते हैं सर नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं मेरे या सबके नहीं हो रहे। नोट्स सब डाउनलोड नहीं होगा, वो आपको केवल मोबाइल व्यू में होगा। ठीक है, इट्स अ सर्वर रिस्पॉन्स और बहुत सारे रीजन्स हैं उसके, तो नोट्स आप मोबाइल व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये था आफ्टर द कलेक्शन प्रिकॉशन। गॉट इट बच्चों? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, थैंक यू सो मच कि आप लोग भी जो है वो समय निकल कर आए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।